नमस्कार। नव जागरण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह विशेष रूप से जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयार किया गया एक अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज रामकृष्ण मिशन गुरुग्राम की टीम द्वारा निर्मित किया गया है। विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज वीवा, जिसे रामकृष्ण मिशन गुरुग्राम के शाखा सचिव एवं हमारे मार्गदर्शक स्वामी शांत आत्मानंद जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से शुरू हुई इस शिक्षा सेवा की 125 वर्षों से भी अधिक लंबी परंपरा के आधार पर वीवा की स्थापना 2023 में औपचारिक रूप से की गई। हालांकि इससे पहले भी यह टीम रामकृष्ण मिशन दिल्ली द्वारा पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी। अब जरा सोचिए, एक शताब्दी से भी अधिक समय की शिक्षा सेवा का अनुभव किसी संस्था की सोच, उसके काम करने की प्रक्रिया तथा उसके मूल्यों को किस प्रकार प्रभावित करता है। आइए इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अब हम वीवा के कार्यक्रमों की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अलग अलग वर्गों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हैं। हालांकि हमारा मुख्य ध्यान बच्चों और युवाओं पर है, क्योंकि वे हमारा भविष्य हैं और उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में विश्वास रखते थे जो व्यक्ति को सच्चे अर्थों में सक्षम और सशक्त बनाए। नव जागरण जैसे हमारे कार्यक्रम इस सोच के साथ बनाए गए हैं कि शिक्षा केवल एक विद्यार्थी तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे समुदाय को एक नई दिशा प्रदान करे। यह शिक्षा के सार और उद्देश्य दोनों को दर्शाता है। आइए हम सभी मिलकर नव जागरण कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। यह कार्यक्रम कक्षा 6 के छात्रों की नवोदय में आरंभ हुई नई यात्रा को सहज और सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण है। छात्रों को यह आत्मविश्वास देना है कि वे अपनी क्षमताओं के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, यही वह नींव है जिस पर विद्यार्थी अपने सपनों और लक्ष्यों की इमारत खड़ी करते हैं और जीवन के लिए एक मजबूत नैतिक दिशा प्राप्त करते हैं। नवजागरण विकास की यात्रा की प्रथम सीढ़ी है जो बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, मूल्य और नेतृत्व जैसे गुणों को जगाकर उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए सशक्त बनाता है। आज का सत्र आपको वीवा की सोच, नव जागरण के उद्देश्य और एक फैसिलिटेटर के रूप में आपकी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करेगा। कार्यक्रम का हर एक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए पूरे कार्यक्रम को सही रूप से समझने के लिए आपकी सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पहल बच्चों को नए वातावरण से जुड़ने तथा मार्गदर्शन देने के साथ साथ उनके अंदरूनी विकास जैसे भावनात्मक संतुलन, सामाजिक समझ और नैतिक मूल्यों को भी मजबूती देती है। हालांकि असली प्रभाव केवल कार्यक्रम से नहीं आता। वास्तविक परिवर्तन तो तब होता है जब उसे सजीव रूप से प्रस्तुत किया जाए, और यह कार्य आपकी सहज, संवेदनशील और प्रभावी फैसिलिटेशन से संभव होता है। आपके फैसिलिटेशन की गुणवत्ता ही उस अनुभव को जीवंत बनाती है और विद्यार्थियों के जीवन में स्थायी असर छोड़ती है। शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इस कार्यक्रम के केंद्र में स्वामी विवेकानंद का यह एक अत्यंत शक्तिशाली विचार निहित है। यही दृष्टिकोण इस कार्यक्रम की मूल आधारशिला है। आइए हम इस दृष्टिकोण को गहराई से समझने का प्रयास करें। आइए पहले यह विचार करें कि हम किसी व्यक्ति
विशेष रूप से एक बच्चे को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण अक्सर इस पर केंद्रित होता है कि बच्चों में क्या कमी है, उन्हें कैसे अनुशासित किया जाए या उनको मूल्य कैसे सिखाए जाएं। लेकिन स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण हमें इससे कहीं गहराई से देखने को कहता है। वह हमें प्रेरित करते हैं कि हर बच्चे को असीम सामर्थ्य और संभावनाओं के स्रोत के रूप में देखें। यह केवल कोई आधुनिक विचार नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा का एक गहरा और आज भी अत्यंत प्रासंगिक सिद्धांत है। इस दृष्टि के केंद्र में एक महान विचार है, आत्मश्रद्धा, अर्थात स्वयं पर विश्वास करना। जब बच्चों को अपने भीतर की योग्यता पर भरोसा होता है तो वे आगे बढ़ने का साहस प्राप्त करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने उसे ऐसा करने को कहा है, बल्कि इसलिए कि वे भीतर से सशक्त महसूस करते हैं। यही आत्मविश्वास उनकी संभावनाओं को वास्तविकता में बदलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों के भीतर की शक्ति को जगाने और उसे स्वाभाविक व आनंदपूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करते हैं। कक्षा 6 के छात्रों को इन गहन विचारों से सरल और सहज रूप में जोड़ने के लिए हमने एक सुनियोजित पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो 4 प्रमुख जीवन मूल्यों पर आधारित है और 8 सत्रों में विभाजित है। यह 4 प्रमुख मूल्य हैं। पहला, देखभाल एवं साझा करना, जो सहानुभूति और सामंजस्य को विकसित करने के लिए है। दूसरा, चुनौतियों का सामना करना, जो साहस और आत्मबल को पोषित करने के लिए है। तीसरा, सम्मान करना, जो आदर और स्नेह को आत्मसात करने के लिए है। और चौथा, बेहतर से बेहतर करना, जो उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने हेतु है। हर मूल्य को एक कहानी और उससे जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से 2 सत्रों में प्रस्तुत किया गया है, एक कक्षा में, दूसरा उसके बाद। सत्र के अंत में कुछ सरल चिंतनशील प्रश्न दिए गए हैं, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि छात्र किस तरह सोच रहे हैं और उनके भीतर क्या परिवर्तन आ रहा है। कहानियों की मूल भावना और प्रेरणा स्वामी शांत आत्मानंद जी की द्वारा दी गई है। इन कहानियों के मुख्य पात्र उम्र में उन्हीं बच्चों जैसे हैं जिससे विद्यार्थी उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं और उनकी परिस्थितियों को समझ व महसूस कर पाते हैं। यह दृष्टिकोण मूल्यों को स्वाभाविक और अर्थपूर्ण रूप से प्रकट करने में सहायता करता है। पूरा पाठ्यक्रम किट में उपलब्ध है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नव जागरण के माध्यम से बच्चों की यात्रा कक्षा 6 में शुरू होती है। वहीं जब छात्र कक्षा 7 में पहुंचते हैं तो मिडिल स्कूल कार्यक्रमों के माध्यम से और गहराई और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ती है। इससे उन्हें अपने भीतर की संभावनाओं को और जागरूकता के साथ खोजने का अवसर मिलता है। कक्षा 6 के प्रत्येक मूल मूल्य का विस्तार कक्षा 7 में इस प्रकार होता है: देखभाल एवं साझा करना, स्वयं का विस्तार करने में, चुनौतियों का सामना करना, साहसी होने में, सम्मान करना, श्रद्धा विकसित करने में, तथा बेहतर करने का प्रयास, उत्कृष्टता की खोज करने में। यह यात्रा केवल मूल्यों को जानने या समझने की नहीं, बल्कि यह अपने भीतर के स्वरूप को पहचानने और अनुभव करने की यात्रा है। नव जागरण 4 आयाम पर आधारित है, जो बच्चों को मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता करते हैं। हम इस कार्यक्रम में आयु के अनुसार उपयुक्त कहानियों और गतिविधियों का अनोखे तरीके से उपयोग करते हैं। उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को स्वयं मूल्यों को खोजने, समझने, चुनने और अपनाने में मदद करने के लिए। फैसिलिटेटर का कहानी सुनाने का ढंग बच्चों को वास्तविक परिस्थितियों को सीखने, स्वीकार करने और विचारपूर्वक होकर चुनने में सहायता करता है। एक फैसिलिटेटर के रूप में आप कहानियां सुनाएंगे
और गतिविधियां कराएंगे, कुछ विशेष तरीकों का पालन करते हुए। तकनीकों को विस्तार से समझने से पहले चलिए कार्यक्रम की एक कहानी का छोटा सा अंश सुनते हैं, ताकि आपको इसकी प्रस्तुति का अनुभव हो सके। ध्यान रहे, यहाँ केवल कुछ चयनित अंश दिए गए हैं, ताकि आपको इस दृष्टिकोण की एक झलक मिल सके। चलो बच्चों, आज भी एक नई कहानी सुनते हैं, सम्मान करना। पर उससे पहले मुझे ये बताओ, जब आप वास्तव में कुछ चाहते हैं और आपके माता पिता कहते हैं कि ये बहुत महंगा है, तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता? क्यों? अच्छा, तो उनके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? कैसे रिस्पॉन्स करते हैं आप? अच्छा, ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा भी, ओके। अच्छा बताओ बच्चों, आवश्यकता और चाहत में क्या अंतर है? अच्छा, ठीक है, और भी कोई? क्या आप कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम ले सकते हैं जो आपकी चाहत है लेकिन आवश्यकता नहीं? कौन कौन से? अच्छा, ये भी है, अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, स्वयं के स्वाभिमान का सम्मान करना, इस विषय पर आज हम एक बच्चे की कहानी सुनने वाले हैं, जिसका नाम है विवेक। विवेक भी आपकी तरह कक्षा 6 में पढ़ता है। विवेक, पता है मुझे अपने जन्मदिन के लिए स्मार्टफोन मिलेगा। माँ बाबा को मैंने अपना मनपसंद फोन लेने के लिए मना ही लिया, अजय ने विवेक से बोला। सुनकर विवेक मुस्कुरा दिया। वह अपने प्रिय मित्र अजय के लिए प्रसन्न था। विवेक और अजय 6ठी कक्षा में थे। यही नहीं, वे रहते भी आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे के सामने रहते। दोनों के पिता भी एक ही कार्यालय में थे। विवेक और अजय अधिकतर सब कुछ मिलकर करते, जैसे पढ़ना, खेलना आदि। आप भी करते हो ना? दोनों को एक साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दोनों की रुचियां भी समान थी। दोनों के जन्मदिन भी आसपास ही थे। एक दिन जब पिताजी घर वापस आए तो माँ उनसे बोली, सुनो, हमें विवेक के लिए एक फोन ले लेना चाहिए। अब उसे आवश्यकता पड़ती है। याद है पिछले सप्ताह विद्यालय से लौटते समय जब उसकी साइकिल खराब हो गई थी, वह देर तक घर नहीं आया था और हम कितना परेशान हो गए थे। यदि उसके पास फोन होगा तो वो भी ऐसी स्थिति में हमें फोन कर कर बता सकेगा। विवेक अब बड़ा हो गया है, अन्य सभी वस्तुओं के साथ यह फोन भी संभाल लेगा। ठीक है, मैं एक साधारण फोन लेकर विवेक को दे देता हूँ। पिताजी ने सहमति दी। माँ प्रसन्नता से बोली, क्यों ना हम उसके जन्मदिन के लिए ही उसे फोन ला के दे दे। तो बच्चों, कहानी में आगे क्या हुआ अब उसको सुनते हैं। पिताजी ने बताया, जिसने उधार दिया था ना, वह झगड़ा कर रहा था। अजय की पसंद का महंगा फोन लेकर उसके बाबा कितने कष्ट में आ गए। सुनकर विवेक का मुंह खुला का खुला रह गया। विवेक ने आश्चर्य से कहा, बाबा, कितना बोल रहा था वो आदमी। अजय के बाबा को कैसा लग रहा होगा। मेरे कारण मेरे बाबा को कोई ऐसा बात करे, कभी नहीं। मेरे कारण मेरे परिवार की बदनामी हो, कभी नहीं, विवेक ने सोचा। पिताजी ने विवेक को बताया, मुझे और अजय के बाबा को अब पहले से कम वेतन मिलता है। हमारे पास नौकरी है, यही बहुत है। ऐसे समय में हमें सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। बस उन्हीं वस्तुओं को लेना चाहिए जिनकी आवश्यकता है, ना कि उनको जिनकी हम इच्छा है ना विवेक? सही है? बिल्कुल बाबा, विवेक ने आश्वस्त करते हुए कहा। पिताजी बोले, केवल फोन ही नहीं, बिना सोचे अजय के बाबा ने परिवार के लिए बहुत सी मनपसंद वस्तुएं ले ली, जिनके लिए उन्हें उधार लेना पड़ा और अब वह उधार चुका नहीं पा रहे हैं। दूसरे लोग भी यह बात जान गए और इसी कारण उनका आदर नहीं करते। विवेक बोला, सच बाबा, जैसे आप मुझे समझा रहे हैं,
अजय के बाबा भी तो उसे समझा सकते थे ना। अजय भी बात मान जाता। मुझे तो ऐसा फोन नहीं चाहिए बाबा। आपसे माँ से बात ही तो करनी है ना बस। विवेक को सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए और गर्व से बोले, अरे बड़ी समझदारी की बात की तूने विवेक। पिताजी सोच रहे थे, समय के साथ इसे एक अच्छा व्यक्ति बनते हुए देख मुझे बहुत संतुष्टि होगी। तो बच्चों, आप ये बताओ, बहुत बार हमें उन वस्तुओं की इच्छा होती है जो दूसरों के साथ पास होती है। उस समय हमें कैसा लगता है जो चीजें दूसरों के पास है और हमारे पास नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। ओके, फिर क्या करते हैं? ऐसा भी लगता है। अच्छा, अब बताओ आवश्यकता और इच्छा में क्या अंतर है अब? ठीक है। ओके, ये भी। विवेक और अजय के पिता ने महंगे फोन लेने के लिए मना किया, किंतु दोनों बच्चों की प्रतिक्रिया में भिन्नता थी। दोनों बच्चों के व्यवहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या क्या भिन्नता थी? अच्छा, ये भी। तो ऐसा, ठीक है। ओके, और कुछ? इस व्यवहार के कारण जो परिणाम निकला उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? ठीक है, और कौन बताएगा? अच्छा, ये भी। उधार मांगने वाले आदमी ने अजय के पिताजी से जब ऊंची आवाज में बात की तो उन्हें कैसा लगा होगा? अच्छा, बुरा लगा। क्यों लगा होगा? इसलिए। ठीक है, ओके। पिताजी ने जो कहा क्या विवेक को समझ आया? अच्छा, क्या वह दुखी था क्या? आपको क्या लगता है, समझाने पर क्या वह दुखी हो गया? नहीं, क्यों? क्या समाज में दूसरों से आदर मिलना बच्चों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए। अच्छा, तो बच्चों, क्या कामनाओं का कोई अंत है? विवेक की तरह आप भी अपनी कामनाओं को नियंत्रित कर अपने परिवार का मान बनाए रख सकते हैं। हमने सीखा कि आप भी महंगी वस्तुओं की अभिलाषाओं को तब तक नियंत्रित कर सकते हैं जब तक कि आप स्वयं उन्हें लेने के योग्य ना बन जाएं। आशा है कि आप सभी ने कहानी का आनंद लिया। अब आइए समझते हैं एक मॉड्यूल की तैयारी कैसे की जाए। हम एक एक करके उन जरूरी तकनीकों को देखेंगे जो कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करने में आपकी मदद करेंगी। कहानी पढ़ने और मुख्य संदेश को समझने से लेकर बच्चों के साथ खुलकर चर्चा करने और गतिविधियों की तैयारी तक, यह प्रक्रिया आपको आत्मविश्वास देगी और प्रत्येक सत्र को सार्थक रूप से संचालित करने में सक्षम बनाएगी। सबसे पहले मैनुअल से कहानी को अच्छी तरह पढ़ें। साथ ही साथ उसमें दिए गए प्रारंभिक प्रश्न, बीच बीच में दिए गए ट्रिगर प्रश्न और मुख्य संदेश को भी ध्यान से समझें। साथ ही सत्र में दी गई गतिविधियों के चरणों को भी ध्यान पूर्वक देखें। सत्र की शुरुआत में कहानी सुनाने से पहले मूलभूत मूल्य यानी कोर वैल्यू को प्रस्तुत करें। इसके लिए मैनुअल में दिए गए प्रारंभिक प्रश्नों का उपयोग करें। इस स्लाइड पर वही प्रारंभिक प्रश्न दिए गए हैं जो अभी सुनाई गई कहानी से संबंधित हैं। यह बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करेगा और यह जानने में मदद करेगा कि बच्चों का समझ का स्तर क्या है। जब आप कहानी सुनाना समाप्त कर लें तो बच्चों के साथ हुई चर्चा से निकले मुख्य संदेश को दोहराएं। यह न केवल उस मूल्य की समझ को मजबूत करता है बल्कि बच्चों को उसकी व्यवहारिक उपयोगिता के प्रति भी जागरूक बनाता है। कहानी का मुख्य संदेश फैसिलिटेटर ध्यान दें अनुभाग में स्पष्ट रूप से दिया गया है। चर्चा के माध्यम से यह सुनिश्चित करें
कि यह संदेश बच्चों तक ठीक से पहुंचे। हमारा सुझाव है कि कहानी की तैयारी करते समय फैसिलिटेटर ध्यान दें, अनुभाग को पहले और बाद में अवश्य पढ़ें। अब आइए कहानियां सुनाने और गतिविधियां कराते समय ध्यान में रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों पर नजर डालते हैं। कहानी सुनाते समय उपयुक्त आवाज में उतार चढ़ाव यानी कि वॉइस मॉड्यूलेशन, चेहरे की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशंस और अभिनय यानी जेस्चर्स का उपयोग करें। ऐसा करने से बच्चों का ध्यान केंद्रित रहेगा और वे शब्दों और कहानी के पीछे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सभी बच्चों को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्साहजनक ढंग से मुख्य संदेश की ओर ले जाने वाले प्रेरक प्रश्न यानी ट्रिगर क्वेश्चंस पूछें। ऐसा करने से बच्चे कहानी से जुड़े रहते हैं और वे सोचते हैं, अनुभव करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर कुछ बच्चों के उत्तर लेकर सहपाठी शिक्षण यानी पीयर लर्निंग को प्रोत्साहित करें। इससे बच्चे एक दूसरे के विचारों से सीखते हैं और समूह में भागीदारी और सहभाव का वातावरण बनता है। बच्चों से संवाद करते समय चाहिए, जरूरी है जैसे शब्दों से बचें। इसके स्थान पर कर सकते हैं, क्या हो सकता है जैसे विकल्पों का प्रयोग करें। यह भाषा बच्चों के निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखती है और सोचने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। बच्चों को इस दिशा में मार्गदर्शन करें कि वे कहानी के पात्रों की भावनाओं और विभिन्न स्थितियों में स्वयं की भावनाओं को धीरे धीरे पहचानें और समझें। कौशल यानी स्किल्स महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन जब बच्चे खुद से और दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो मूल्य और गहराई से सहज रूप से आत्मसात होते हैं। यही संतुलन सच्चे परिवर्तन की ओर ले जाता है। हम पहले ही यह चर्चा कर चुके हैं कि कहानी के अंत में मुख्य संदेश को दोहराना क्यों जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि यह संदेश बच्चों से ही चर्चा के माध्यम से बाहर निकले। चर्चा और गतिविधियों के समय कक्षा का उत्साह बनाए रखें। एक ऊर्जावान वातावरण बच्चों को सक्रिय रखता है और सीखने को आनंदमय बनाता है। बच्चों द्वारा दिए गए सभी उत्तरों को स्वीकार करें। सही या गलत कोई उत्तर नहीं होता। इससे बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचने और बोलने के लिए प्रेरित होते हैं। सभी विचारों का सम्मान करना समावेशन और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। मॉड्यूल में दिए गए अनुक्रम यानी ऑर्डर का पालन करें और सभी सत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलें। किसी भी सत्र की अदल बदल ना करें। समय का ध्यान रखें। प्रत्येक सत्र की समय सीमा मैनुअल में दी गई है। अंततः हमारा लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण बनाना है जहां बच्चे खुलकर सोच सकें, महसूस कर सकें और अभिव्यक्त कर सकें, जिससे सीखने की प्रक्रिया आनंददायक और अर्थपूर्ण बन सके। सक्रिय भागीदारी को गहराई देने के लिए कहानी का नक्शा और शब्दजाल जैसी गतिविधियां बच्चों को इंटरैक्टिव तरीके से दृश्य रूप में समझने में मदद करती हैं। भूमिका निभाना और सामूहिक परिचर्चा जैसे गतिविधियों बच्चों को अपने विचार सक्रिय रूप से व्यक्त करने और विश्लेषण करने का अवसर देती हैं, जिससे रचनात्मकता और समझ विकसित होती है। ध्यान रखें कि सक्षम करने वाली तकनीकों यानी इनेबलिंग टेक्निक्स का उपयोग करें और बच्चों को खुलकर अपने विचार व्यक्त करने दें। उद्देश्य यह है कि सत्र अधिक से अधिक अनुभवात्मक और समावेशी हो। चलिए अब कुछ गतिविधियां देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इन्हें कक्षा में किया जाएगा। गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मैनुअल में दिए गए चरणों का क्रमशः पालन करें। यदि किसी सामग्री की आवश्यकता हो, जैसे कागज की पर्चियां, आर्ट सप्लाई या अन्य महत्वपूर्ण चीजें, तो कृपया उन्हें पहले से तैयार रखें। ध्यान रखें, हमारा फोकस कौशल नहीं है, हमारा फोकस भावनाओं पर है। ध्यान दें
कि हर गतिविधि किस प्रकार मुख्य रूप से जुड़ी है और उससे क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है। कक्षा की गतिविधियां मूल्यों को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन्हें बनाने के लिए सक्षम करने वाली तकनीकों यानी इनेबलिंग टेक्निक्स का पालन अवश्य करें। कक्षा के बाद की गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें बच्चों को अवश्य सौंपें और उनकी प्रगति पर नजर रखें ताकि सीखने की प्रक्रिया कक्षा से बाहर भी जारी रह सके। आइए अब समझते हैं कि स्कूलों में सत्र किस प्रकार संचालित किए जाने हैं। इसमें सत्र की रूपरेखा, समय सीमा, आवश्यक सामग्री और आपकी फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका शामिल है। सुनिश्चित करें कि सप्ताह में कम से कम एक सत्र अवश्य हो। निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता और मूल भावना बनाए रखने के लिए मैनुअल का पालन अवश्य करें। यहां आपके फैसिलिटेटर की भूमिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। सरल और व्यवहारिक बातें जिन्हें सत्र के दौरान ध्यान में रखना जरूरी है। आप चाहें तो इस स्लाइड को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे के लिए संदर्भ बना रहे। इन सभी बिंदुओं को कार्यक्रम किट में विस्तार से समझाया गया है जो आपको प्रदान की जाएंगी। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने में सहायता के लिए कई उपयोगी संसाधन उपलब्ध हैं। आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम गाइडलाइंस यानी निर्देश पुस्तिका आपकी रोड मैप की तरह है। यह आपको हर चरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और श्रेष्ठ अभ्यास यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रदान करती हैं ताकि कार्यक्रम प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सके। कक्षा में प्रयोग की जाने वाली सामग्री यानी मैनुअल्स, निर्देश पुस्तिकाएं हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। इनमें कहानी, गतिविधियां और प्रश्न आदि स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऑडियो कहानियां भी उपलब्ध हैं। कहानियों के कुछ हिस्से ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में दिए गए हैं ताकि आप इन्हें सुनकर संचालन की शैली और कहानी कहने की तकनीक बेहतर ढंग से समझ सकें। कृपया ध्यान दें, ये ऑडियो केवल आपकी तैयारी के लिए है। इन्हें कक्षा में ना चलाएं। ये सभी संसाधन आपको हर चरण में समर्थन देने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए निडर होकर और आत्मविश्वास से इनका प्रयोग करें। सभी लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। आपका उपस्थित रहने और सक्रिय भागीदारी देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमें आशा है कि इस सत्र से आपको यह यात्रा शुरू करने के लिए स्पष्टता और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ होगा। याद रखें, फैसिलिटेटर केवल गतिविधियां कराने वाला नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन में एक प्रेरणादायक उदाहरण और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला व्यक्ति होता है। बच्चे बहुत गहराई से देख और महसूस करते हैं, इसलिए कार्यक्रम में जिन मूल्यों की बात की जाती हैं उन्हें अपने आचरण में जीना ही प्रभाव को सशक्त बनाने की कुंजी है। यदि आपके कोई और प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है values.viva@gmail.com या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार हैं। कार्यक्रम के संचालन के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। वीवा टीम की ओर से नमस्कार।